लोग ब्रिटिश शासन की भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा था ये अब देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए है कि मतलब अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव है वो किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। तो आर्थिक क्षेत्र में वो लोग ज़्यादा यहाँ से सब मतलब लेके ढो रहे थे, समझिए इंडिया को अथी समझ लिए थे और ढो रहे थे। फिर आगे देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और विशेषता क्या था। वाणिज्यिक चरण जो था वो 1753 से 1813 तक के था। और मतलब औद्योगिक चरण 1813 से 1860 तक के, और वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 तक के। वाणिज्यिक चरण में एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था, और औद्योगिक चरण में मुक्त व्यापार का काल था, और वित्तीय पूंजीवाद में ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था। भारतीयों भारत में अंग्रेजों की लूट की महत्वपूर्ण घटना कब से शुरू हो गया। प्लासी के युद्ध उन लोग जीता, अब बस शुरू हो गया। ब्रिटिश काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था नहीं अपनाया गया। तो 10 साला नहीं अपनाया गया। रैयतवाड़ी अपनाया था, अस्थाई भी और महालवाड़ी भी। रेल लाइन जो है डलहौजी बिछाया था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ट्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दादा भाई नौरोजी दिया है। 1853 में डलहौजी सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से लेकर के आगरा के बीच में शुरू किया था। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ उन्होंने जमींदार व्यवस्था से प्राप्त किया था। मतलब ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया, तो जमींदार लोग को ज़्यादा फायदा हुआ था इसमें। भारत में पहला सूती वस्त्र का मिल कहाँ, तो बम्बई में खोला गया था। अंग्रेज जो भू राजस्व व्यवस्था का मतलब कृषक के हित के लिए जो अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, वो मद्रास प्रांत का रैयतवाड़ी व्यवस्था है। फिर उसके कृषक के हित में कौन सा ज़्यादा था, तो सबसे बढ़िया रैयतवाड़ी था। किसके द्वारा बिहार और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। भारत में अस्थाई सरकार या अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ, 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब हुआ, 1820 में। महालवाड़ी प्रथा कब हुआ, 1822 में। अस्थाई बंदोबस्त जो है कहाँ कहाँ लागू किया गया था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिला और बनारस में लागू किया गया था। आगे देखते हैं कि इसमें अंग्रेजी शासन के बाद भारत में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए, तो अफीम के लिए बिहार था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कौन था, तो ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर था। फिर नील कृषकों की दुर्दशा जो है वो नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र हैं। अंग्रेजों द्वारा कहवा बागान के लिए ये वायनाड जनपद में लगाए गए थे। अंग्रेज शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी किया था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्य में, तो लॉर्ड मेयो के काल में। टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच में। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मेन उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता है, इसीलिए आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया था कि ताकि छोटा छोटा प्रशासनिक पद है उस पर शिक्षित भारतीय को नियुक्ति करेंगे। अस्थाई बंदोबस्त जो था वो पूरे लगान का या भू राजस्व का कितना परसेंट राज्य देना तय था, तो 89% अस्थाई बंदोबस्त में 11% रख लेता था लगता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू किया गया था उसमें कौन कौन सा, तो मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे, तो ये मार्टिन बर्ड थे, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया। यानी उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक तो मार्टिन बर्ड थे ना। ये नया क्वेश्चन समझिए। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाया गया था। उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग जो है वो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति और प्रतिवेदन पर सिफारिश के लिए प्रस्तुत करना इसलिए था। भारत में वित्तीय सुधार, यहाँ देख लीजिए, हाँ यहाँ कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता प्रथम बैंक, तो ये हाँ अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित हुआ और उनके ही प्रबंध में चलने वाला। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेज द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। मद्रास बम्बई में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में जो इल्बर्ट बिल आया उसका उद्देश्य क्या था, जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना था।
आगे देखते हैं, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि ये क्या कहलाता था, तो मतलब जागीरदारी प्रणाली कहता था। फिर मालगुजारी के साथ इजारेदारों और तहसीलों की आवंटित भूमि, ये जमींदारी प्रणाली हो गया। वो जागीरदारी था बड़ा सामंत को जो मिलता था। अब मालगुजारी या इजारादार या तहसीलदार को जो आवंटित भूमि, ये हो गया जमींदारी। उप किराए पर देने या गिरवी रखने या हस्तांतरण या उपहार देने या विक्रय करने पर, तो ये हो गया कि मतलब रैयतवाड़ी हो गया। पर ग्राम स्तर पर भू राजस्व बंदोबस्त, ये हो गया महालवाड़ी। आगे देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। किसका, कि क्या कारण था उद्योग का, मतलब अगर विकास नहीं हुआ तो भारी उद्योग का अभाव था इसीलिए। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 में चार्टर एक्ट में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय में अभी भी छूट था, सुरक्षित रखा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से 1833 के चार्टर एक्ट में खत्म हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदार की अपेक्षा किया गया था कि वे खेतिहर को मतलब पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। मतलब जमींदार जो है पट्टा जारी करना था लेकिन नहीं करता था क्योंकि कोई नियंत्रण ही नहीं था। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कथनों पर विचार कीजिए। तो ये मतलब अस्थाई बंदोबस्त जो था वो सरकार ने जमींदारों को हमेशा के लिए लगान निश्चित किया था, जमींदार किया था, इसे अस्थाई बंदोबस्त। रैयतवाड़ी, ये रैयतों से लगान निश्चित किया, इस कारण रैयतवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी, ये प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया बल्कि महाल के अनुसार निश्चित किया गया, और यह व्यवस्था महालवाड़ी यानी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कार्नवालिस के काल में चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर थे अस्थाई बंदोबस्त में। रैयतवाड़ी में कैप्टन रीड था, टॉमस मुनरो था और एल्फिंस्टन था। महालवाड़ी में हॉल्ट मैकजी था और मार्टिन बर्ड था। मार्टिन बर्ड भी था ना महालवाड़ी में, और मैकजी, रीड, मुनरो और एल्फिंस्टन रैयतवाड़ी में। चार्ल्स ग्रांट, कार्नवालिस और शोर ये अस्थाई में बंदोबस्त में था। महालवाड़ी व्यवस्था जो था वो गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में था, मध्य भारत के कुछ भाग में, मराठा में और पंजाब में था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम अगर कहेगा तो 1885 में, अवध लगान अधिनियम या मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886 में, दक्कन काश्तकारी 1879 में और मध्य प्रांत काश्तकारी 1883 में। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद के अंतर्गत मैकाले का पत्र जो 1835 था, इसके अनुसार किस भाषा को भारत का शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया, तो अंग्रेजी को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र 1854 को। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। मतलब वहाँ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गोपाल कृष्ण गोखले प्रस्तुत किया था 1911 में प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहलाया। शिक्षा से संबंधित समिति आयोग देख लीजिए, हार्टोग समिति 1929 में, सप्रू 1934 में, लिंडसे 1929 में और सार्जेंट 1944 में। सार्जेंट योजना शिक्षा से ही है जो 1944 में है। लिंडसे आयोग 1929 में है, हार्टोग भी 1929 में और सप्रू 1934 में है। 34 के बाद 44 में वो है। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग को छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुँचे, तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत अगर हिंदी में दे तब अधोमुखी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। आगे देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट है। हिंदू कॉलेज 1800 कलकत्ता में 17 में बना है, 1817 में, उसमें उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था। यह धार्मिक से कोई शिक्षा से संबंध नहीं था, इसका स्थापना डेविड हेयर ने किया था। भारतीय दस्तकारी उद्योग का पतन कैसे हुआ था, तो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय बुनकर के तैयार माल को कम मूल्य पर लेना था, इस कारण से। फिर अंग्रेज़ जो है कच्चे माल पर नियंत्रण कर रखा था। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तु पर भारी आयात कर लगाता था। अब देखते हैं भारत में अनौद्योगिकीकरण
या प्राक औद्योगिकीकरण की अवधि? तो 1800 से 1850 वाला था। भारत में औद्योगिक उद्योगों की स्थापना कब किया गया? तो ये 1850 में किया गया था। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर कह रहा है कि भारत में अनौद्योगिकीकरण या प्राक औद्योगिकीकरण प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि 1800 से 1850 था। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना 1850 के बाद हुआ है। यानी प्राक औद्योगिकीकरण कहे या अनौद्योगिकीकरण कहे तो 1800 से 1850 और आधुनिक उद्योग का शुरुआत 1850 में। भारतीय बुनकर की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल टिप्पणी किया था कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है, विलियम बेंटिक ने कहा था। बैप्टिस्टों और मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर में अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुत्रई के नाम से जाना जाता है। यह श्रीरामपुर बंगाल में है। भारत में रेलवे के निर्माण में तो ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित बहुत तेज़ी से खपत और ब्रिटिश उद्योगों को भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति के लिए विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करने के लिए। फिर उसके बाद आंतरिक विद्रोह या बाहरी आक्रमण के दौरान सेना को तेजी से आवागमन के लिए। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ? तो रिसड़ा बंगाल में। आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग पहले कहाँ? तो बिहार में, जिसको टाटा टिस्को कह सकते हैं। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों को कवच को मतलब रेलों से छेद दिया गया, जिससे उसके जीवन रक्त का हास हो गया, यह बुकानन ने कहा था। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त हास हो गया, यह बुकानन ने कहा था। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना, टैक्स लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में वर्षा कराता था। ये बहुत अच्छा बात है जो आरसी दत्त ने कहा है अंग्रेजों को। आगे देखिए, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तट पर निचोड़ करके गिरा देती है। जॉन सुलिवान ने कहा था कि गंगा से सोखती है और जा कर के गिराती है कहाँ? सुलिवान थी में टेम्स नदी के तट पर। तो ये जॉन सुलिवान कहा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव? तो कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता पटेल किया था। अस्ट्रेची आयोग भी अकाल से है, लॉर्ड लिट्टन संबंधित है। लियाल आयोग एल्गिन से संबंधित है। अकाल आयोग है सब 1897। मैकडोनल आयोग 90 वाला कर्जन से संबंधित है। और वुडहेड आयोग ये 1943-44 लॉर्ड बेवेल से संबंधित है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भीषणतम अकाल जो है 42-43 में कहाँ पड़ा? तो बंगाल में पड़ा था 1943 में अकाल। ब्रिटिश काल में कौन सा उद्योग धंधा ज़्यादा विकसित हुआ था? तो जूट उद्योग हुआ था, फिर कोयला भी हुआ था, फिर लोहा इस्पात भी हुआ था और एक सूती कपड़ा हुआ था। बस 1938 के अंत में कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जो बना था राष्ट्रीय योजना समिति, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अकाल को रोकने के लिए या अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार अकाल संहिता यानी फैमिन कोड लाया था 1883 में। अकाल संहिता लाया था 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुरुआत किसके काल में हुआ था? तो विकेंद्रीकरण हुआ था, जानता है? हमको लग रहा है विकेंद्रीकरण 68 के नहीं, हेलो 68 के आंसर हो जाएगा डी, यानी लॉर्ड मेयो में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ जो है लॉर्ड मेयो में हुआ था। रेल विभाग को अलग विभाग के रूप में रेलवे से बजट से अलग कब किया गया? तो ये तो रेल बजट से अलग 1925 में नहीं यार, 69 के आंसर 68 के डी 69 के, हाँ 1925 में किया गया था। ये गलती लगावल है। फिर ब्रिटिश नागरिकों को सबसे पहले भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिला था? तो ये हो जाएगा 80 के, 80 हो गए
70 के बी, हाँ 70 के बी 1883 में। 1925 सही है, ई वाला सही है, ये गलत है। अच्छा, ये था कौन? लॉर्ड मेयो काल में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ भारत में। अब देखते हैं कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त हैं। इस्पात का उत्पादन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो 1913 में शुरू हुआ था भारत में इस्पात का उत्पादन। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के कर्चे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। ये किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दिया है? धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा दिया था। धन जो ले जाता था ना उसको बोलते थे। फिर भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते थे, ये नेहरू कहा है कि भारत का और इंग्लैंड का आर्थिक क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र में टकराता था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। फिर कह रहा है कि कौन अर्थविदों में शामिल था? तो इनमें से कोई नहीं। थॉमस हॉलैंड, सर थॉमस हॉलैंड सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन 1916 में हुआ था। जो थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में या उसके सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 में हुआ है। ये बात याद रखिए। भारतीय किसका आयोग? औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन 1907 में आयोजित किया गया था। अब भारतीय औद्योगिक आयोग 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन 1907 में। तो सूरत अधिवेशन और सूरत विभाजन का मिलन, ये दोनों लगा है यार। अच्छा, 1925 में जो गठित हुआ था भारतीय आर्थिक जांच समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वेश्वरैया थे। ब्रिटिश सरकार जे मतलब 1925 में भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन था? जो भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। अन ब्रिटिश शब्द का उपयोग ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखते हैं। भारत में रेलवे लाइन जो बिछाया गया था डलहौजी के काल में। फिर कहता है कि ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम कौन नहीं है? तो ये सामंतवाद का विनाश ही नहीं है। बाकी ब्रिटिश उपनिवेशी के कारण कृषि का विनाश हो गया, व्यापार का हो गया, उद्योग का भी हो गया। सामंतवाद का विनाश थोड़ा हो गया। आगे देखते हैं। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा कौन सा उपाय भारतीयों को आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? तो मुक्त व्यापार नीति। ये मतलब ब्रिटिश द्वारा आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था। दादा भाई नौरोजी उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए ड्रेन थ्योरी जो था वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति की या कुल वार्षिक उत्पाद का हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत का कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। आगे देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से आर्थिक दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। तो ये मतलब क्या, मतलब कौन सा सही है? तो होम चार्जेज लंदन में ईस्ट इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाली निधि था। फिर भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लिया जाने वाला भी निधि था। और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला निधि था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा शुरू किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। सबसे पहले यही कंपनी इंडिया में आया था रेल को चलाने के लिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये हो गया कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को देता था रैयतवाड़ी में, और सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण भी किया जाता था। तीनों सही है। सरकार पट्टे पर देती थी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी, इसमें विचार करना है। तो दादा भाई नौरोजी इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये बात खाली सही है, बाकी बात सब सही नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा खो दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो है वो देखिए। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्मा समाज किया था। सबसे पहले ब्रह्मा समाज का उद्देश्य था कि हिंदू की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर है इसका प्रचार करना। हिंदू की बुराई पर प्रहार करना भी था। धर्म सुधार आंदोलन में आ गई ना।
ब्रह्मा समाज विरोधी संगठन था कौन था? ब्रह्मा समाज का विरोधी जो सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था, धर्म सभा। ब्रह्मा समाज के उल्टा में धर्म सभा था, और ये मतलब सती प्रथा और अन्य ये सब मतलब को विरोध करना था। फिर धर्म सभा, ये संस्थापक इसके राधाकांत देव थे। 1829 से 30 में शायद स्थापना हुआ है। 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। विवेकानंद का मूल नाम पूछेगा तो ये नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस सैयद अहमद खान की वजह से। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा नहीं कहता था। आर्य समाज भी था ना, आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के खिलाफ था। हिंदुत्व, ईश्वर का अस्तित्व, इस्लाम ये सब के खिलाफ नहीं था, मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान। युवा बंगाल आंदोलन, तो इसके नेता थे हेनरी वेवियन डेरेजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में कहेगा तो अड्यार मद्रास में 1882 में, ऐसे 1875 में स्थापना हुआ है, न्यूयॉर्क दिन। फिर महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे और उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाया था रामा स्वामी नायकर। उनके सहयोगी रह चुके थे, आत्मसम्मान आंदोलन बाद में चलाए हैं ये। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो सत्यशोधक समाज जो है वो दंभी ब्राह्मण या उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा किया था। ब्राह्मण और मतलब धर्म ग्रंथ जो था न, सत्यशोधक समाज था, नीची जाति की रक्षा किया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 में मतलब स्थापना किया था। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर? तो राजा राम मोहन राय की। धर्म सुधारक कहलाते सब। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद। बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था। दास प्रथा इंडिया में अवैध हो गया 1843 से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिक था। गवर्नर जनरल पूछ रहा है। वेदों की संपूर्ण सच्चाई निहित है, तो स्वामी दयानंद ये बात कहा था कि वेदों का वेद में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। महाराष्ट्र का सुकरात एम.जी. रानाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में। राजा राम मोहन राय अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में पहचान बनाया, तो समाज सुधारने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। आधुनिक भारत के जनक की राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राजा राम मोहन राय इस संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे, बाकी विधवा पुनर्विवाह भी, सती प्रथा भी किए, अंग्रेजी शिक्षा भी राजा राम मोहन राय किए, संस्कृत शिक्षा नहीं किए। नहीं किए कुछ नहीं थे संबंधित। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल विवेकानंद से मतलब सम्मानित करने के लिए, समर्पित करने के लिए है। राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में होते आओ कहाँ? राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर में हुआ था। संवाद कॉमेडी के राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज, ये ब्रह्मा सभा और आत्मीय सभा, इन दोनों मतलब इसी का प्रारंभिक नाम है। आत्मीय सभा 1815 में हो ना, इसी का शुरुआत में नाम शायद होगा का। तत्वरंजनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वरंजनी कहिए या तत्वबोधनी सभा कहिए या तत्वबोधनी पत्रिका कहिए। राजा राम मोहन राय से संबंधित विचार कीजिए तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था। फिर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन भी समर्थन किया था, अंग्रेजी शिक्षा को भी और विधवा पुनर्विवाह सबको भी। स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल नाम इसका मूल शंकर था। 19वीं सदी के पुनर्जागरण में कौन वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक के सीमित था। फिर उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर कौन संभाला था? तो राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चल गए थे तब ब्रह्मा समाज की बागडोर 37 के आंसर कोची है, 37 के आंसर है जाकर के डी, यानी ये रामचंद्र विधवा गीत संभाला था। सोच लीजिए, इसका नाम भी मतलब नया लग रहा है, लेकिन राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे तब ब्रह्मा समाज की बागडोर रामचंद्र विधवा गीत संभाला था, ये बात याद रखिएगा।
ये सब आंसर नहीं है, आंसर है डी। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, ये दोनों मिल करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय किया था। ब्रह्मा समाज 1828 में राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्मा समाज 1866 में आदि ब्रह्मा तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर होगा। और भारतीय ब्रह्मा ये केशव चंद्र सेन 1866 में ही। और साधारण ब्रह्मा आगे चल के 1878 में आनंद मोहन बोस था। आदि ब्रह्मा भारतीय ब्रह्मा दोनों 66 में अलग हुआ था, दोनों दो को हो गया। साधारण ब्रह्मा फिर हो गया 1878 में आनंद मोहन बोस। ब्रह्मा समाज की शाखा यूपी, पंजाब और मद्रास में खोला गया था केशव चंद्र के सहयोग से। अच्छा, महिलाओं के लिए वामबोधिनी पत्रिका ये केशव चंद्र सेन निकाला था। फिर उसके बाद किस मुद्दा पर विवाद हुआ कि ब्रह्मा समाज में 1866 में विभाजन हो गया? तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज या नव विधान की स्थापना। तो पहला था विवाद की सामाजिक सुधार यानी विशेषतः जाति और प्रथा संबंधी सुधार के लिए था कि जाति सुधार के लिए या न, हाँ। और दूसरा था हिंदू एवं ब्रह्मावाद के संबंध में, इसीलिए दो भाग में बट गया था। फिर देवबंद आंदोलन जो था उस विद्वान कौन सा था जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद था। देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए विद्वान का नाम क्या था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में कुक्का आंदोलन राम सिंह कुक्का ने किया है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित ये आर्य समाज है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो विवेकानंद थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में। चलिए, तुहफात उल मुहव्वदीन के रचनाकार कौन है? तो ये राजा राम मोहन राय है। तुहफात उल मुहव्वदीन के रचनाकार राजा राम मोहन राय हैं। 1856 में धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू पूर्व विवाह कानून, ये दोनों आया था। धार्मिक अयोग्यता भी कानून भी आया था। महाराष्ट्र में लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। और धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित करता है? तो बुद्धिजीवी को और नगरीय उच्च जातियां को, इन दोनों को आकर्षित करता है। आगे देखते हैं। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वर सिद्धांत पर। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के हैं। देव समाज के शिवनारायण अग्निहोत्री। मिरातुल अखबार ये जो फारसी में आता है, ये राजा राम मोहन राय प्रकाशित किया था। बाल विवाह के लिए जो नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट आया था। तो ये लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना था? तो ये था मात्र 14 वर्ष लड़की के। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खान है, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा पुस्तक है, तहजीब उल अखलाक के, सैयद अहमद खान। फराइजी विद्रोह के नेता दादू मियाँ। कौन गलत है? तो आदि ब्रह्मा समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर होगा, यहाँ पर ई बात गलत है। पांडुरंग प्रार्थना समाज के आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौटो, ये भी दयानंद सरस्वती कहा था। कौन सा कथन गलत है? तो ये तीनों सही है, पहले देखते हैं। 1829 में विलियम बेंटिक कानून को अपराध घोषित किया था, सती प्रथा को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, ऐसा हो गया। फिर 1875 में दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था। सती प्रथा के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा से कौन संबंधित था? सती प्रथा के समर्थक थे, समर्थक थोड़े थे, सती प्रथा को बंद करवाए थे। अच्छा, फिर उसके बाद में प्रार्थना समाज के यो मिलान करना है ना, तो मिलान करना है तो प्रार्थना समाज के हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन के हो जाएगा विवेकानंद, सत्यशोधक के ज्योतिबा फुले और ओंगले ओरिएंटल कॉलेज के हो जाएगा सर सैयद अहमद खान।
अब आते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो आत्माराम पांडुरंग हैं। फिर सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी में का राष्ट्रभाषा माना तो दयानंद सरस्वती ये माना था। स्वराज शब्द का भी प्रयोग किए और हिंदी को राष्ट्रभाषा माने थे दयानंद सरस्वती। सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया था तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। किस वर्ग ने सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग किया था। फिर फराइजी आंदोलन देख लीजिए, तो इसरियातुल्ला टुट्टू मियाँ याद रखिएगा, इसके नेता फरीदपुर बंगाल में था 1804 में। बहावी आंदोलन तो ये पटना बिहार था केंद्र 1821 में, सैयद अहमद बरेलवी। दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन 1867 में यूपी में, मोहम्मद कासिम ननौतमी और रशीद अहमद गंगोही। दारुल उलूम 1867 या देवबंद आंदोलन उसी को बोलते हैं। 1866-67 में अलीगढ़ आंदोलन 75 में यूपी में, सर सैयद अहमद खान हो गया। आगे देखते हैं इस्लाम। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या हुआ। समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमान का आधुनिकीकरण हुआ। कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन विरोध करने वाला आंदोलन देवबंद आंदोलन था। 20वीं सदी के आरंभ दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन अहरार आंदोलन। 20वीं सदी के शुरुआत में कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट था। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये सब मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास लेबर यूनियन के ये सब सदस्य थे ना। ऑप्शन देख लीजिएगा। हाँ। फिर अहमदिया आंदोलन या फिर के किसने शुरू किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 से 90 में। तायूनी आंदोलन कहाँ हुआ था? फिर दारुल उलूम तो देवबंद में, अहमदिया फरीदकोट में, नदवा उल उलेमा लखनऊ में। आंसर 1 2 3 4 होगा। तायूनी आंदोलन 1839 में ढाका में, दारुल उलूम 1867 में देवबंद में, अहमदिया आंदोलन 1889 में फरीदकोट में, और नदवा उल उलेमा 1894-95 में जो लखनऊ में हुआ था। दारुल उलूम तो देवबंद के बोले 1866-67 में, तायूनी 1839 में ढाका में हो गया, अहमदिया 1889 से 90 फरीदकोट में, और नदवा उल उलेमा 94-95 लखनऊ में। अब देखते हैं कुक्का या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कुक्का थे, ये तीनों। फिर पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदायन सभा के सदस्य कौन थे? तो ये बंगाली थे, SS बंगाली। फिर नौरोजी फुरदौन जी भी थे, JV वाचा थे, दादा भाई नौरोजी भी थे और कामा भी थे। रहनुमाई मजदायन सभा बम्बई 1851 के स्थापना वाला में सदस्य थे। 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन। आर्य समाज ये मतलब दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, गुरु पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद सभी जुड़े हुए थे। वेद समाज के हो जाएगा धरालू नायडू, हमको लग रहा है। वेद समाज, ब्रह्मा समाज ऑफ साउथ इंडिया, ये धरालू नायडू हो जाएगा 1864 में। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क में, अमेरिका, ई कर्नल HS अलकॉट और मैडम P ब्लाटवस्की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884-85 में GK अगरकर था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक GG अगरकर था। आगे देखते हैं कि 1905 में बम्बई में भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। फिर देखिए कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 तो ज्योतिबा फुले। सेवा सदन 1885 तो बहराम जी M मलाबारी। देव समाज तो शिवनारायण अग्निहोत्री 1887। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। सेवा सदन याद रखिएगा, बहराम ही था, हाँ बहराम जी M मलबारी था 1885 में।
और दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फूले था 1884 में, और देव समाज 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री। 1887 है देव समाज। आगे देखते हैं, सनातन धर्म सभा या भारत महामंडल 1895। ये पंडित कौन था? सनातन धर्म सभा के भारत महामंडल के पंडित दीनदयाल शर्मा जी थे। फिर उसके बाद में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। निष्काम कर्म मठ, ये DK कर्वे 1910 थे। सोशल सर्विस लीग 1911, NM जोशी थे। निष्काम कर्म मठ 1910, DK कर्वे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जाने थे। सनातन धर्म सभा पंडित दीनदयाल शर्मा, या भारत धर्म महामंडल भी कह सकते हैं। 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने किया था। बॉय स्काउट एसोसिएशन समझ रहे हैं ना, उसकी स्थापना बम्बई में 1914 में किसने किया था? श्री राम वाजपेयी ने। बॉय स्काउट एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी 1914। आगे देखते हैं, ननकाना कांड जो हुआ था, तो ये या ननकाना कांड 1921 में, और स्वर्ण मंदिर में जो तोशखानों को चाबी के लेकर जो छिड़ा विवाद था, ये भी 1921 में था। ढोकेवाला के गुरु बाबा गुरुद्वारा संघर्ष, ये 1922 में, और जैतू नाभा मोर्चा ये 1923 में हुआ था। फिर से एक बार, ननकाना कांड 1921 में, स्वर्ण मंदिर के तोशखानों को चाबी को लेकर के विवाद छिड़ा था 1921 में। ढोकेवाला के गुरु बाग या गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में, और जैतू नाभा मोर्चा 1923 में। फिर देखिए 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या फिर गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह, ये तीनों थे, याद रखिएगा। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन या अकाली आंदोलन 1920-25 के दौरान। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। अल हिलाल या अल बलग जनरल के संस्थापक कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल या अल बलग के जनरल के संस्थापक अब्दुल कलाम आज़ाद थे। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष बराबर मानते थे या स्वयं को मसीह उल मौद कहते थे? तो ये अहमदिया आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष मानते थे या बराबर, खुद को मसीह उल मौद कहते थे। रामकृष्ण परमहंस जो हैं, तो उनका मूल नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय। अहमदिया आंदोलन के नेता अपने को ऊंची मानते थे, तो हजरत मोहम्मद के समकक्ष, यानी खुद को स्वयं को मसीह उल मौद कहते थे। हाँ, ये पढ़े मिला है। अब आगे देखिए, रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ है? तो हुगली जिला में हुआ है। कमारपुर वर्धमान जिला में तो कर है राजा राम मोहन राय के। कमारपुर गांव हुगली जिला में, कमारपुकर गांव में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? बेलूर में। ब्रिटेन में मृत्यु हुआ है ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के। भारतीय पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत MG रानाडा को मानते हैं। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत मानते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल जो आंदोलन है, उसकी गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। थियोसॉफिकल आंदोलन को भारत में पूरा फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है, सोचिए। और स्थापना तो ब्लाटावस्की और अल्कॉट केल के है। 1898 में जो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, उसकी स्थापना किया, और फिर 1916 में वही बन गया था कोची, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया था। तो ये एनी बेसेंट कोची है। हाँ, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट किया था। आगे चल के वो बन गया कोची, तो बन गया था मदन मोहन मालवीय बना दिया था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। 1898 से 1916 में। अब देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी एनी बेसेंट? 1917 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भूमिका निभाया था। सिविल मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्र सेन निभाया था। सम्मति आयु अधिनियम 1891, इसमें BM मलबारी थे।
और बाल विवाह विधि निरोधक अधिनियम 1929 ये हरविलास शारदा जी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज की शिक्षा का पद्धति का प्रश्न में फूट पड़ गया था। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति के समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता स्वामी श्रद्धानंद थे। आगे देखते हैं, हमारा धर्म रसोइया घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने वाले बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म का मत जो है वो छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा है? तो दयानंद स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारा धर्म रसोइया घर में है, भगवान खाना बनाने वाले बर्तनों में मानते हैं। आज हिंदू धर्म, विवेकानंद ऐसा बात बोले थे। और श्रद्धानंद देखिए लिया ऊपर में कि स्वामी दयानंद सरस्वती वाला आर्य समाज में शिक्षा के पद्धति में प्रश्न में फूट पड़ गया, तब फिर ओकर बाद श्रद्धानंद है। वैदिक शिक्षा पद्धति के समर्थक से श्रद्धानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसको मानते हैं? तो हेनरी डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कह रहा है। फिर किसने जनता के 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा आर्य समाज ने दिया था। जनता को 4 गोमन सूत्रीय संदेश दिया था, स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। आगे देखिए, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। विधवा पुनर्विवाह में कौन कौन शामिल थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, BM मालाबारी भी था, DK कर्वे और वीर सिलिंगम पुंतलू भी था। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? अब्दुल लतीफ़ ने किया था। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ़। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कौन सा था, कैसा था? तो ये मतलब ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेसी विरोधी, अलीगढ़ आंदोलन वाला, और फिर हिंदू विरोधी था। ब्रिटिश का समर्थक करता था, कांग्रेस का विरोधी और हिंदू के विरोधी, बताइए, तो गलत है। अलीगढ़ आंदोलन वाला। शिकागो धर्म सम्मेलन जो है वो विवेकानंद भाग लिया था। ये 1893 के सितंबर में हुआ था। विवेकानंद के बारे में पूछ रहा है कि विवेकानंद नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? तो अवैध समाज को अमोघ माना था, ये सही है। विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, ये भी सही है। और जाति व्यवस्था की निंदा किया था। पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। फिर उसके बाद में शुद्धि आंदोलन को समर्थन किसने किया था? तो आर्य समाज ने किया था शुद्धि आंदोलन का समर्थन। फिर 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी मालबारी थे। कॉलेज की स्थापना मतलब की हुई है सबसे पहले दिल्ली कॉलेज। इस सब में से सबसे पहले कौन कॉलेज बना था? तो दिल्ली कॉलेज सबसे पहले बना था। दिल्ली कॉलेज सबसे पहले बना था। हिंदू कॉलेज, अजमेर कॉलेज और मेयो कॉलेज सबसे मोहम्मडन एग्लियो ने सभी। शारदा अधिनियम जो है देख लीजिए, शारदा अधिनियम 1929, इसके तहत लड़कियों का जो विवाह का न्यूनतम आयु 14 था और लड़का के 18 था। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत, शारदा अधिनियम 1929 में है, उसके 1930 में तो शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट हाँ पारित होले हन, तो ये 14-18 है शारदा वाला में। भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे मानते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। फिर कह रहा है कि उत्तरदायी कारण, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। हाँ, सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। आगे देखिए ब्रह्मा समाज के बारे में कि मतलब ब्रह्मा समाज तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। हाँ, धार्मिक ग्रंथ के व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को भी अस्वीकार दिया था। वेद त्रुटिहीन है ऐसा नहीं बोला था। फिर उसके बाद किसने प्रख्यात समाज सुधारक ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग तीनों ये पुस्तक लिखा था कौन? तो विवेकानंद ने लिखा था। ज्ञान योग, कर्म योग और एक ठो और को चीज राजयोग।
अब हम लोग देखेंगे जातिगत या जनजातीय किसान एवं मजदूर आंदोलन जो हुआ है। पहले देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले किया था। 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्राह्मणवाद का विरोध करेगा ये सब, और निम्न जाति को शिक्षित करके उनका उत्थान करेगा। सत्यशोधक माने निम्न जाति का उत्थान करना है, ये था इसमें, और ब्राह्मणवाद का विरोध था। 1888 में अरावीपुरम यानी केरल में ये आंदोलन, अरावीपुरम आंदोलन चला था, जो नारायण गुरु चलाया था। 1800 अरावीपुरम आंदोलन कौन चलाया है? नारायण गुरु चलाया है केरल में। किसने नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए? नारायण गुरु ने नारा दिया था। आगे देखिए, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन कर रहा था? छोटानागपुर में। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया था? तो केरल में। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में केरल में चलाया गया था। 1902 से 3 में शुरू किया गया, मतलब नारायण धर्म, श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम। SNDP के प्रणेता कौन थे? तो नारायण गुरु थे। 1902-3 में शुरू हुआ था श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम, इसके प्रणेता थे नारायण गुरु। 1906 में बम्बई में जय दलित वर्ग मिशन समाज डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी था, उसकी स्थापना BR शिंदे किया था। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना। फिर नानू आसन किसको कहते हैं? तो नानू आसन यही नारायण गुरु को कहते थे, जो नारायण धर्म परिपालनम योगम SNDP की स्थापना किया था 1902-3 में। और नानू आसन इसी को कहते थे, नारायण गुरु को नानू आसन भी कहते थे, नानू आसन। 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज की स्थापना पहले पूछा है कब हुआ था? तो मुकुंदराव पाटिल किया था, 1910 में किया था। 1910 में आओ कोई घटना, कोई इम्पोर्टेंट घटना नहीं है यार 1910 में, सतारा में ही होले है। लेकिन बहुजन समाज की स्थापना 1914 में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होले हैं। देखिए केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना भी होले हैं, पद्मनाथ पिल्लई ने किया था। पद्मनाथ पिल्लई है राम आंसर। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना पद्मनाथ पिल्लई ने किया था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस जो AITUC कहें, उसके अध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, यानी ऑप्शन नंबर D। AITUC अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, तो एक अध्यक्ष लाला लाजपत राय। केरल नायर संघ तो देख लिए कि पद्मनाथ पिल्लई केरल में 1914 में, सतारा में 1910 में मुकुंदराव पाटिल। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहला सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद। 1855 में संथाल अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बारो को हराया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुआ था? 1920 में, एक अध्यक्षता लाला लाजपत राय किया था। बम्बई में स्थापना हुआ था AITUC के, 1920 में हुआ था। मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ? तो 1895 में हुआ था मुंडा का विद्रोह। 99 या 95 भी दे सका। बिरसा मुंडा किस पक्ष में थे? तो इस सब में से नहीं थे। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में। हो जनजाति था, वही किया था विद्रोह 1820 से 21 में। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम रोक लगाया था किसने? तो बेटबेगारी पर को रोक लगाया था। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम आया था 1908 में, वो मतलब रोक लगाया था बेटबेगारी पर, याद रखिए। ऑप्शन नंबर C दिया है। मानव बलि की प्रथा को निषेध करने के लिए अंग्रेज के विरुद्ध विरोध करने वाला जनजाति की मानव बलि प्रथा रोकने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ गया था। कौन? खोंड जनजाति। बताइए, मानव बलि प्रथा उन लोग करता था, अंग्रेज मना करता था, 3 लोग विरोध किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय MN रॉय था। खोंड जनजाति मानव बलि प्रथा से संबंधित है, विरोध किया था इन लोग खोंड। किसके मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार की मांग की प्रस्तुति 1899 में तिरुनपल्ली में भयंकर दंगा हुआ था? तो नाडार लोग मंदिर में प्रवेश का मांग कर रहा था, तो फिर तिरुनवेली में 1899 में दंगा हुआ था। महाराष्ट्र में रामोसी तीर्थक
जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के किया था। अवध में इक्का आंदोलन, सरकार को लगान देना बंद करना इसका उद्देश्य था। इक्का आंदोलन का लगान देना बंद करो। नाई धोबी आंदोलन जो सामाजिक बहिष्कार का रूप है, ये 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। नाई धोबी सामाजिक बहिष्कार ये 1919 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ये 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में ना। गांधी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। उलगुलान विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा संबंधित है। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 मालाबार में गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारो का था, गारो जनजाति का था पागलपंथी विद्रोह। फिर महाराष्ट्र में घटित हुआ है तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में था। नील आंदोलन में जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के समर्थक हरिश्चंद्र मुखर्जी है, जो नील आंदोलन का भी समर्थक किया था। फिर देखते हैं कि सहजानंद सरस्वती तो बिहार के नेता थे। किसान वाला कह रहा है कि 1930 के दशक में किसान आंदोलन जो हुआ था तो प्रभाव क्षेत्र है और उसके नेता है, तो बिहार वाला के सहजानंद सरस्वती था। फिर उसके बाद में खान अब्दुल गफ्फार खान था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के, और रामानंद था जाकर के ये हैदराबाद के थे। अब्दुल हमीद खान ये दक्षिणी असम के था। दक्षिणी असम किसान आंदोलन के नेता अब्दुल हमीद खान, हैदराबाद किसान आंदोलन के नेता स्वामी रामानंद, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के तो अब्दुल गफ्फार खान जानवे करें। बिहार के सहजानंद सरस्वती। कानपुर से प्रकाशित होता था एगो समाचार पत्र जिसका नाम था प्रताप। ये विजय सिंह पथिक बिजौलिया आंदोलन को पूरा भारत में चर्चा में लाया था। यही प्रताप समाचार पत्र, सोच लीजिए। विजय सिंह पथिक शुरू किया था बिजौलिया आंदोलन, तो उसको पूरा इंडिया में मतलब चर्चा में लाया था प्रताप समाचार पत्र। फिर मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन में चलाया जाने वाला वी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम पेरियार था। वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम पेरियार था। यानी ईवी रामास्वामी नायकर का नाम था यार पेरियार। वाह रे वाह, पेरियार नाम था। नानू आसन तो कहते थे उसको स्वामी नानू आसन अभी नहीं पढ़ा ली यार। नानू आसन कहते थे श्री नारायण गुरु को, हाँ नारायण गुरु को नानू आसन कहते थे, और पेरियार कहते थे रामास्वामी नायकर को। ये वो बनाया था 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना 1925 में। जस्टिस पार्टी जो है वो मद्रास के, ये ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है। बाकी जस्टिस पार्टी में मुदलियार, त्यागराजन चेट्टी और नायर तीनों था। जस्टिस पार्टी में मद्रास से रिलेटेड थे नायर, मुदलियार और त्यागराजन चेट्टी, ज्योतिबा फुले नहीं था। डीएमके के संस्थापक अन्नादुरै। डीएमके मतलब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या द्रविड़ कड़गम बोलते हैं इसको। आगे देखिए कि मतलब दलित वर्ग मिशन 1906 में BR सिंधे स्थापना किया था। बहुजन समाज 1910 में मुकुंदराव पाटिल। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 में BR अम्बेडकर। इसी को हम लोग कहते हैं बहिष्कृत हितकर्णी सभा, दलित वर्ग कल्याण संस्थान को 1924 में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 में, इसको कहते हैं हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी शुरू किया था। या हरिजन सेवक समाज को ही कहते हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932। आगे देखते हैं तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में जो मतलब भारतीयों के मुखिया कौन थे, तो MN राय थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में MN रॉय, कहाँ, तो ताशकंद में एकत्र हुआ था उसमें। यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इसमें, यानी गौरी शंकर मिश्रा थे, मदन मोहन मालवीय भी थे यूपी किसान सभा में, और इंद्रनाथ द्विवेदी था, इंद्र नारायण द्विवेदी था। यूपी किसान सभा में कौन कौन थे, तो इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, ये सब थे। नेहरू नहीं थे यूपी किसान सभा में। फिर कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी और खेड़ा वल्लभ भाई पटेल। अहमदाबाद में ही होता कौन, महात्मा गांधी होता। 1765 में जब दीवानी प्रदान किया गया था तो उसमें ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, तो ये खासी जनजाति के संपर्क में पहले आए थे।
फिर कह रहा है कि 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधाराओं की को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। आगे देखिए 2-4-1-3 मतलब कह रहा है कि संथाल विद्रोह पहले हुआ है, उसके बाद में सिपाही विद्रोह, उसके बाद में नील विद्रोह, तब दक्कन दंगा। मोपला विद्रोह केरल में, पावना बिहार में, पावना हुआ था बंगाल में यार, एक्का आंदोलन बिहार में, और बिरसा मुंडा फिर से एक बार मोपला केरल में, कहाँ है मोपला केरल में, पावना हो गया आपका बंगाल में, पावना बंगाल में, एक्का आंदोलन ये एक्का अवध में, हाँ, और बिरसा मुंडा बिहार में, बिहार पहले था झारखंड में अब कहते हैं। बी आर अम्बेडकर कौन कौन से बनाया है, तो बहिष्कृतनी सभा बनाया है, फिर उसके बाद में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन भी यही बनाया था, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में बनाया था, हाँ 24 में बहिष्कृतनी सभा बनाया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये बनाया था अंबेडकर, और अनुसूचित जातीय संघ ये 1942 में बनाया था यही। भील सेवा मंडल 1922 में स्थापना अमृतलाल विट्ठल दास ने किया था। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना अमृतलाल विट्ठल दास ने किया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में हुआ। आधुनिक युग का मनु बी आर अम्बेडकर को मानते हैं। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ था। भील सेवा मंडल अमृतलाल विट्ठल दास, स्थापना कब 1922 में, अमृतलाल विट्ठल दास है ना। महाराष्ट्र के एक महार परिवार में संबंध रखने वाले अंबेडकर का जन्म जो है महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सूबेदार मेजर पद पर थे। इनके पिताजी रामजी मालोजी जो थे वो सूबेदार मेजर के पद पर थे। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा सहयोग तो बड़ौदा के वो महाराज था। अंबेडकर पढ़े, बी आर अम्बेडकर यानी बी से बड़ौदा के महाराज इसको सहयोग किया था। बी आर अम्बेडकर के बारे में सही क्या था, एक पिताजी भी जानते हो मालोजी सूबेदार थे, सूबेदार मेजर पर थे। अम्बेडकर के बारे में और देखिए, तो ये अम्बेडकर के बारे में क्या सही है, तो अम्बेडकर मूक नायक यानी मराठी साप्ताहिक पत्रिका है मूक नायक, और बहिष्कृत भारत ये मराठी में है दोनों, तो इसका प्रतिपादन किया है। उन्होंने कुआं और तालाब के अछूतों को पानी लेने के अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था। महार बावड़ी सत्याग्रह 1927 में चलाया था कि ताकि कुआं से पानी भर सके। फिर महार वतन पर था यानी बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया था, यानी पहले पानी के लिए किया महार बावड़ी, फिर बंधुआ मजदूरी महार वतन 1928 में, फिर पार्वती मंदिर सत्याग्रह यानी कालीराम मंदिर सत्याग्रह चलाया था। पार्वती मंदिर सत्याग्रह 28 में, और फिर काला राम मंदिर भी चलाया था 1930 से 33 में। 27 में 28 में 2 गो, फिर 23-33 में। अब देखते हैं 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। बी आर अम्बेडकर के बारे में सही क्या है, तो सभी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना जब 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया तो अंबेडकर भी शामिल हुए थे कि बढ़िया हुआ। फिर अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी करो मरो नारा दिया तो अंबेडकर इस कदम को बेवकूफ़ी कदम माना था और इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, ये बात बोला था अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद होने पर त्यागपत्र दे दिए थे। याद रखिए, नेहरू पटेल में मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिए थे। अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में थे कानून मंत्री, किंतु हिंदू कोड बिल हुआ था ना तो त्यागपत्र दे दिए थे। फिर अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, यानी बौद्ध धर्म मानने लगे थे। ये सब देखो अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन का भी साथ नहीं दिया था, मतलब बेवकूफ़ी कदम माना था उसको। आगे देखते हैं, 1956 मरते वक्त अथी बन गए थे, त्यागपत्र भी दिए हैं। फिर देखिए, कौन मंदिर प्रवेश में आंदोलन निम्न जातियों के मंदिरों में प्रवेश के लिए नहीं था,
तो केरल का वाइकोम सत्याग्रह ई भी है मंदिर प्रवेश के लिए। महाराष्ट्र का काला राम मंदिर खुद अंबेडकर किया था, महाराष्ट्र में पड़ता है 1928 में। केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह ये भी मंदिर प्रवेश से लेकर के है 1931 से 33 में। लेकिन गुजरात का बारदोली थोड़ा मंदिर प्रवेश के लिए नहीं था। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 केरल, काला राम मंदिर सत्याग्रह 1928 महाराष्ट्र, गुरुवायूर सत्याग्रह 1931-33 केरल। कोल विद्रोह छोटा नागपुर ये 1820-27 में। तो कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये बुद्धो भगत थे। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 ये चित्तर सिंह थे। भूमिज विद्रोह मानभूमि 1832 से 33 ये गंगा नारायण थे भूमिज विद्रोह के नेता। और संथाल विद्रोह ये राजमहल 1855-56 में सिद्धू कान्हू थे। आगे देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 सिद्धू कान्हू। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन 1914 से 15 यात्रा भगत और अन्य। रंपा विद्रोह ये 1922 से 24 ये अल्लारू सीताराम राजू। रंपा विद्रोह 1922-24 अल्लारू सीताराम राजू। अहोम विद्रोह 1828 गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह 1829 से 33 तिरुत सिंह। कच्छा नागा विद्रोह शंभुदेन 1882 और जेलियांग सांग आंदोलन 1932 जदोनांग व रानी गौडिन्यल्लू। जेलियांग सांग आंदोलन 1932 में जदो नांग एवं रानी गौडिन्यल्लू थी। कच्छा नागा विद्रोह ये शंभुदेन 1892। खासी विद्रोह तिरुत सिंह 1829 से 33। अहोम विद्रोह 1828 गोमधर कुंवर। खासी 1829 से तिरुत सिंह है ना। कच्छा नागा में शंभुदेन। अब देखते हैं हम लोग जेलियांग सांग आंदोलन। तो ये तो मणिपुर में किया था, गौडिन्यल्लू नाम के एगो था वो किया था। इसमें नागाओं की रानी उसको कहा था। किसने? तो नेहरू ने कहा था। नागाओं की रानी बोला था उसको। गौडिन्यल्लू जाके बनी नागालैंड में नागाओं की रानी। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा को आधार भूमि माना है? तो सन्यासी विद्रोह को। आगे देखिए। फिर कहता है कि फकीर विद्रोह 1776 से 77 में हुआ था। ये मजनून शाह चिराग अली था। रंगपुर विद्रोह 1783 में ये नूरुद्दीन या धीरज नारायण था। पॉलीग्रो का विद्रोह ये 1801 से 56 में वीर काट्टा वामन था। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 में टीपू था। नील आंदोलन 1859 से 60 दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास था। कुक्का आंदोलन 1872 से 90 बाबा राम सिंह कुक्का थे। पावना विद्रोह ईश्वास चंद्र राय और शंभूपाल 1873 से 76। ताना भगत 1914 से 16 जतरा भगत था। आगे देखते हैं। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मपिल्लो या मपिल्लाओं या मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली किया था। मालाबार में जो जन्मी थी और मोपिल्ला विद्रोह कह सकते हैं, मुस्लिम किसान के रिलेटेड था मपिल्लाओं का विद्रोह। ये सैयद अली और उसका पुत्र फजल अली ये दोनों था। मपिल्लाओं का विद्रोह मुस्लिम के किसान के हित। दक्कन में जो दंगा हुआ या दक्कन उपद्रव उसको जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति था, यह 1875 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 70 के सी आंसर है, यानी 1879 में हुआ था। महाराष्ट्र का वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह 1879 में। दक्कन के दंगा या दक्कन उपद्रव जो साहूकार के शोषण के विरुद्ध था, तो ये 1875 में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन, तो ये गुजरात का खेड़ा था, जो मतलब गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था। और आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। आदिवासी को मतलब महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण का सत्याग्रह नील 1917 नील उत्पादक कृषकों की तिनकठिया प्रथा के खिलाफ था। फिर आगे देखते हैं। महात्मा गांधी नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण के आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने किया था।
याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल हो गया। अब आगे देखते हैं कि 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित तो महात्मा गांधी, पटेल और इंदुलाल याज्ञिक भी थे। तीनों खेड़ा में थे, गुजरात के खेड़ा में पटेल भी थे ना। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुआ है तो 1918 में। प्रतापगढ़ जिला में अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में। अब प्रतापगढ़ में ही अगर नाई धोबी आंदोलन 1920 से 21 में, यानी अवध किसान सभा बना, उसके बाद बना था नाई धोबी आंदोलन। फिर हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिला में एक्का आंदोलन कहेगा तो 1920 21 से 22 में एक्का आंदोलन, सीतापुर, हरदोई और बहराइच में। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ 1936 में। फिर उसके बाद में मोपला विद्रोह आंदोलन जो था ये कृषि जन्य असंतोष से शुरू हुआ था। असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप का धारण कर लिया था। मोपला 1921 में केरल के मलाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन के समर्थन किसको था तो महात्मा गांधी भी दिया था, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तीनों किया था। मोपला आंदोलन केरल 1921 का समर्थन। मोपला विद्रोह के नेता मुसलियार थे। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों किया था। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। तेलंगाना आंदोलन ये आंध्र प्रदेश में है 1946 से 51 में। पुनर्प्या वायलर आंदोलन 1946 में त्रावणकोर में। और तेभागा आंदोलन बंगाल 1946 से 43 में। पुनर्प्या वायलर आंदोलन त्रावणकोर में ना। आगे देखिए, किस आंदोलन को सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था तो तेलंगाना आंदोलन में। तेलंगाना आंदोलन में कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व डोडी कुमरैया सुंदरैया, बाहर कुमरैया सुंदरैया ने किया था। रैया रैया है तेलंगाना में, इसी में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। अब आते हैं तेभागा, वो तो तेलंगाना था, रैया रैया। तेभागा में जोतदारों के खिलाफ बटाईदारों का आंदोलन था। जोतदार जो था उसके खिलाफ बटाईदारों का आंदोलन। आगे देखते हैं, नील आयोग का गठन कब हुआ था तो ये हुआ था 1860 में। फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था 1885 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ था 1879 में। अवध लगान अधिनियम कब आया था 1921 में। अवध लगान अधिनियम 1921 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में। नील आयोग का गठन 1860 में। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं तो पावना विद्रोह। पावना विद्रोह के नेताओं ने नारा दिया था, नेता लोग खुद, पावना विद्रोह के नेता लोग, कि हम केवल महारानी और महारानी का रैयत होना चाहते हैं। पावना। किस आंदोलन के कर्मकारियों ने तिभागा चाई यानी हम 2/3 चाहते हैं ये नारा दिया था। तिभागा चाई का आंदोलन का नेतृत्व तेभागा आंदोलन। ओहो, 90 में है। तिभागा चाई माने ते भागा, ती भागा कहिए या ते भागा कहिए, दोनों एक ही है, इसीलिए 2/3 चाहते हैं। फिर भारत का पहला मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स जो एसोसिएशन था 1890, उसकी स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे किया था। नारायण मेघाजी लोखंडे बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1890 में किया था, बम्बई वाला के। आधुनिक ढंग से पहला मजदूर संघ तो मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन कब तो 1918 में। नेता कौन है, वीपी वाडिया। AITUC जो स्थापना हुआ है तो उसकी स्थापना 1920 में NM जोशी किया था, लेकिन अध्यक्षता किया था कौन, लाला लाजपत राय। स्थापना NM जोशी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 में स्थापना महात्मा गांधी किया है। अहमदाबाद टेक्सटाइल भी 1918 में है और मद्रास लेबर यूनियन भी 1918 में है। वीपी वाडिया। अहमदाबाद भी 1918 में। फिर एगो INTUC है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, INTUC है, एक वल्लभ भाई पटेल स्थापना किया है। INTUC के भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस के वल्लभ भाई पटेल किया है इसका स्थापना। 1908 में बाल गंगाधर तिलक जो जेल की सज़ा दिया था तो कहाँ के मजदूरों ने पहली बार हड़ताल किया था तो बम्बई के मजदूर लोग,
कि हमारे तिलक जी को जेल क्यों डाल दिया। पहली बार किस कारखाना के में बच्चों को सुरक्षा के उपाय प्रावधान, पहली बार तो ये बच्चा के लिए आया था 1881 वाला भारतीय कारखाना अधिनियम, और महिलाओं के लिए दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 वाला। पहली बार किस कारखाना में महिला मजदूर के लिए, तो देखिए 1891 में। अभी बोले ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है, तो एन.एम. जोशी है। 1929 में जो ट्रेड AITU के अध्यक्ष 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन का टाइम कौन था, तो नेहरू था। लेकिन अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC के पहले अध्यक्ष कौन था, तो लाला लाजपत राय था। स्थापना एन.एम. जोशी किया था। और जब विभाजन हुआ था 1929 में कौन अध्यक्ष किया था AITUC के, तब 1929 में हो जाएगा जा करके जवाहरलाल नेहरू। भारत में मजदूर आंदोलन के संबंध नेता कौन है, तो एन.एम. जोशी भी है, M.M. लोखंडे भी है, M.N. राय भी है और B.P. भाटिया भी है। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी का चरण समय बता दीजिए, तो 1926 से 39 है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण 26 से 39 तक के। आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन तो लखनऊ में हुआ था। ब्रिटिश भारत के इतिहास में घटना पर विचार कीजिए, तो पहले हुआ सन्यासी या फकीर विद्रोह, फिर हुआ संथाल, तब नील विद्रोह, तब हुआ था बिरसा मुंडा। 1899 में है बिरसा मुंडा। सन्यासी सबसे पहले है, ये है। आगे देखिए, तो इसमें है कि नील विद्रोह के बारे में रुक जाइए, हाँ, नील विद्रोह के बारे में विचार करना है। तो कह रहा है कि नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग यानी आंदोलन के उद्देश्य से समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्ट स्मरणीय है। प्रबुद्ध वर्ग द्वारा जो उद्देश्य था वो। विद्रोह के बाद औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना भी किया था। दोनों सही है, यही दोनों। खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था, इसको बताइए कि कारण क्या था खेड़ा वाला में। तो खेड़ा वाला में था कि अकाल पड़ने के बाद भी भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं किया था, यानी उसको भू राजस्व ले रहा था, अकाल पड़ा था तब वो, इसीलिए बस वही कारण था। और देखिए 19वीं सदी में जनजातीय विद्रोह के लिए कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया है। जनजातीय विद्रोह हुआ था तो किस कारण से, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था संपूर्ण विदारन था, यही मेन कारण है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन सा राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है, वी.वी. गिरी, ये बात याद रखिएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन से वी.वी. गिरी संबंधित है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन अब देख लीजिए। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू होगा, तो मेरठ से। 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण, तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने बोल रहा था अंग्रेज। पहला भारतीय सिपाही जो चर्बी कारतूस का प्रयोग करने से मना किया मंगल पांडे था। मंगल पांडे जो है वो 1857 के विद्रोह का सूत्रपात 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। बेगम हजरत महल 1857 में लखनऊ से लड़ रही थी। 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे दिया था। फिर 1857 के विद्रोह में कानपुर से तात्या टोपे नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में सबसे मेन तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता, एक था तबे ना इतना विद्रोह हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। आगे देखते हैं। भारत का शिक्षित जो मध्यम वर्ग है वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, अलग रहे थे। शिक्षित मध्यम वर्ग नहीं भाग लिया, सोच लो, एरा में अल्टरवने ने भाग लिया। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो मंगल पांडे बैरकपुर 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही था। वह पहला भारतीय था जो एनफील्ड राइफल चर्बी का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मार दिया और लेफ्टिनेंट बो को तलवार से मार दिया। एगो के गोली एगो तलवार से, मेजर ह्यूसन को भी और लेफ्टिनेंट बो को भी। विद्रोह के आरोप में फिर 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुआ है। यानी गोली चलाया था कब और तलवार, तो ये हो गया 29 मार्च 1857 को। और इसको फांसी कब पड़ा, तो मार्च के बाद फिर अप्रैल में, यानी कह सकते हैं कि
30 31 2 दिन होने और 8 दिन इन्हें 10 दिन बाद पड़ा था 8 अप्रैल को। आगे देखिए, तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। अच्छा, मेरठ से कदम सिंह नेता थे, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय जफर, हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान। जिसमें ई दुगो नया है, कदम सिंह हो गया मेरठ से, मेरठ के नेता कदम सिंह। मेरठ से तो ये मतलब शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति, लेकिन याद रखिएगा मेरठ के नेता कौन थे, कदम सिंह थे, और हरियाणा के राव तुलाराम। 1857 में हरियाणा के नेता तुलाराम। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पंजाब में सशस्त्र विद्रोह कौन किया था, नामधारी सिखों ने किया था, नामधारी सिखों ने। 1857 की क्रांति का शुरुआत कुंवर सिंह, क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, 9 मई के हुआ था। ऐसे देख ले 10 अप्रैल के यार, तो 9 मई दे ले है, 9 मई 1858। एक बार देख लेते हैं 16। ये गलत दे रहा है यार, कुंवर सिंह का जो है वो मतलब देहांत हुआ था 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को ही तो हम भी बोल रहे हैं, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी कारतूस वाला एनफील्ड राइफल कब प्रयोग में लाया था, जनवरी 1857 में लाया था, जनवरी 1857 में लाया था। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित है, तो भारतीय फौज के नव संगठन से है जाकर के पील आयोग, याद रखिएगा। पील आयोग समझ गए। अब 1857 में उर्दू कवि कौन देखा था, तो मिर्ज़ा गालिब पूरा 1857 के विद्रोह को देखा था। यही पील आयोग था ना कि मतलब 1857 के विद्रोह का दमन हुआ तो भारतीय फौज के नव संगठन से, मतलब भारतीय फौज का फिर से कैसे गठन किया जाए अंग्रेज लोग, इसीलिए पील आयोग बनाया था। आगे देखिए कि इसमें है, हाँ, 1857 के विद्रोह में सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला था। ये सबसे कट्टर था अंग्रेज का, सोच लीजिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह 1857 में बिहार में कुंवर सिंह। फिर देखते हैं 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, क्योंकि कोई सामान्य योजना नहीं था और मतलब केंद्रीय संगठन की कमी था, इसीलिए। 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र था, यह आउट्रम टेलर बोला है। 1857 के विद्रोह में भाग कौन नहीं लिया था, तो ये साहूकार और जमींदार नहीं लिया था, साहूकार जमींदार नहीं लिया था। 1857 के इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग बनाया था, याद रखिएगा। गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था, कोल्हापुर में। बरेली विद्रोह जो था उसके नेता खान बहादुर खान, आज़ादी के पहले 1857 में भाग नहीं लिया। आज़ादी की पहली लड़ाई में भगत सिंह नहीं थे, तात्या टोपे, भगत जहाँ बहादुर शाह जफर और लक्ष्मीबाई सब था। 1857 का जो विद्रोह हुआ है तो उसमें अंग्रेजी संघर्ष जो है, अंग्रेजों से संघर्ष किया था किसने, सादत खान किया था। ये राम प्रसाद बिस्मिल सब तो बाद में ने 1857 के विद्रोह में कौन था जे, वो तो दब भी गेले हैं। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप में संदेह, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। कथन पर विचार कीजिए। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था, कालांतर में ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जनव्यापी विद्रोह हो गया और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये मजूमदार कहा था। मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। अब 1857 के समसामयिक या फिर समकालिक इतिहासकार कौन थे, तो मुंशी जीवन लाल भी थे इतिहासकार, सर सैयद अहमद खान भी थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय भी था और मोइनुद्दीन भी था। उस टाइम का इतिहासकारी चारों था, सैयद अहमद खान और दुर्गादास भी था, मोइनुद्दीन भी था, मुंशी लाल जीवन लाल भी था। 1857 में उसके मित्र धोखा दिया, इसीलिए बंदी बना के मार दिया गया था तात्या टोपे को। चित्तौड़ ये 1857 में प्रभावित नहीं था, जगदीशपुर, लखनऊ और झांसी के नेता थे, चित्तौड़ में नहीं।
कथन देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, कि मतलब वो जो था वो कमजोरी था, सीमित सामाजिक आधार, और इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों की संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ये सही है, लेकिन ये बात गलत है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। ये 1857 के विप्लव, कौन सा कथन संबंध? हाँ, 1857 के विद्रोह में हिंदू को मुसलमान से नहीं भिड़ा पाए। ये बात हुआ था किस में? इसमें 1857 के विप्लव में ना। एचिंसन ने इस कथन का संबंध सही है। आगे देखते हैं। ग्वालियर का या कालपी का जो था, तो उसमें तात्या टोपे थे। ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे, या कालपी से। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। फैजाबाद से अहमदुल्ला थे। और जगदीशपुर के कुंवर सिंह। ग्वालियर या कालपी से तात्या टोपे था यार। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट, तो 12 मई को इन लोग घोषित कर दिया था। 11 मई को यहाँ से चला था, 12 मई को सम्राट घोषित कर दिया था। अब झांसी के लक्ष्मीबाई थी, फतेहपुर के अजीमुल्ला, मथुरा के देवी सिंह, और संबलपुर के तो सुरेंद्र साई। संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है इसलिए सुरेंद्र साई, लेकिन मथुरा का देवी सिंह था, नेतृत्व किया था 1857 में। मथुरा यूपी में ना। कौन? देवी सिंह। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का दमन के लिए, दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व तो बख्त खान। दिल्ली में बख्त खान। फिर दिल्ली में दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी तो निकलसन हडसन। कानपुर में कैंपबेल या हैवलॉक। झांसी में ह्यूरोज और इलाहाबाद में कर्नल नील। बिहार एवं जगदीशपुर के दमन का श्रेय तो ये टेलर और आयर को जाता है। 1857 में दिल्ली विद्रोह दमन करने में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु, निकलसन मृत्यु हो गया था। तब इसके स्थान पर, निकलसन के स्थान पर फिर कैंपबेल आया था दिल्ली विद्रोह को दबाने में। देखिए इसमें है कि दिल्ली को दबाते समय किसकी मृत्यु हो गया? निकलसन की। और हैवलॉक की मृत्यु हो गया था किसको दबाने में? तो लखनऊ को। यानी लखनऊ के विद्रोह को दबाने में हैवलॉक भी मर गया, लखनऊ में लॉक हो गया और दिल्ली में निकल गया निकलसन। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। सैनिक विद्रोह कौन बोला था? तो सैनिक विद्रोह जॉन लॉरेंस बोला था। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली बोला था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आउटरम टेलर बोला था। सामंती विद्रोह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 के विद्रोह को बाद में, तो उस टाइम नहीं थे लेकिन बाद में फिर उसको सामंती विद्रोह बताए थे। 1857 के विप्लव जो हुआ था उसमें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध ये ब्रिटिश सावरकर कहा था कि पहला भारतीय स्वतंत्रता युद्ध है। फिर 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह था और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह में परिणत हो गया, ऐसा बोला है एसएन सेन ने। एसएन सेन ने कहा है कि पहले तो सैनिक विद्रोह था, बाद में राष्ट्रीय विद्रोह, एसएन सेन। फिर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता की क्रांति था, ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ने के लिए वो जनता का क्रांति था। फिर देखिए अब ये है कि मतलब पुस्तक और लेखक, तो जैसे द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इसे 59 तक के कार्ल मार्क्स लिखे हैं। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट इस सर सैयद अहमद खान लिखा है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ई बी.डी. सावरकर। 1857 के लेखक एस.एन. सेन है 1857 के। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के सर सैयद अहमद खान है। आगे देखिए जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह का दमन अंग्रेज में सहयोग करने वाले कौन थे? तो ये सिख था, गोरखा था और पठान था। 1857 के दौरान भारतीय अनेक नरेशों ब्रिटिश सरकार की सहायता किया था, इसमें से किसने मदद नहीं किया था? तो मेवाड़ के राजा ने। ब्रिटिश सरकार की सहायता मेवाड़ के राजा ने नहीं किया था, लेकिन ये सब किया था ब्रिटिश की सहायता। बताइए कितना हरामी है। कश्मीर के, सतलज के सिख और फिर ग्वालियर के सिंधिया ये सब किया था, मेवाड़ नहीं किया था। अंग्रेज की सहायता 1857 में बहुत अच्छा किया। फिर आगे देखिए अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति के दमन में सफल रहा था और अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए थे। कौन नेता बाद में फांसी सजा दिया था? तो तात्या टोपे।
1857 के विद्रोह सबसे कमज़ोर कड़ी बहादुर शाह। इसमें असफलता में बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के कबरवा के पास मिला था। गिरफ्तार कहाँ हुआ था से पूछ रहा है, असफल हो गया था तब। हुमायूं के कब्र के पास था। लेफ्टिनेंट हाडसन इसको गिरफ्तार किया था। 1857 की असफलता के बाद बहादुर शाह रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ब्रिटिश सेनापति जो विद्रोह को दबाने में भूमिका रहा, तो कैंपबेल सबसे ज़्यादा मतलब दबाया था। निकलसन मर गया, फिर वो भी मर गया। लखनऊ में कौन मरा था? लॉरेंस। लखनऊ में अभी कौन मरा था? अभी तो पढ़े हैं यार, लखनऊ में ही मरा था, हैवलॉक मरा था। हाँ, लेकिन कैंपबेल देखें कि मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका। हाँ, 1857 के विद्रोह से अछूता रहा कौन? मद्रास में ज़्यादा नहीं हुआ था। पूर्वी पंजाब, एमपी और अवध में 1857 के विद्रोह हुआ था, मद्रास में नहीं हुआ था। हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी में अकेली मर्द है, लक्ष्मीबाई के बारे में। 1857 के राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? तो क्रांति का चिन्ह थी कमल और चपाती था। फिर 1857 के विद्रोह के नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने नेपाल भाग गए, जिनकी मृत्यु हो गया। नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, ये तीनों मर गया कहाँ? नेपाल जा कर के। सोचिए, ये सब मतलब 1857 के अधिकतर नेता मरिए गया, मतलब उसी टाइम लिखा है तभी न। नाना साहेब भी नेपाल चल गया था, बेगम हजरत महल भी और खान बहादुर खान भी, बरेली वाला, लखनऊ वाला नाना साहेब भी। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से हाथ मिला करके षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। निम्नलिखित में से किस पर? हाँ, जीनत महल। जीनत महल जो है वो अंग्रेजों का साथ दे दिया था, ये बात कहना चाह रहा है। ये तीनों कहाँ साथ दिया था? ये तीनों तो लड़ा था। जीनत महल के बारे में कहा जाता है। खुर्दा या पाइक विद्रोह देख लीजिए, तो खुर्दा या पाइक विद्रोह ये उड़ीसा का 1804 से 6 में। त्रावणकोर का वेलुथाम्पी या दीवान ये 1808 से 9 में। किट्टूर या मैसूर की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 में। और गंजाम का जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह 1835 में। आगे देखते हैं, रामोसी विद्रोह 1822 में। गडकरी ये 44 में। और सावंतवाड़ी विद्रोह भी 44 में। गडकरी विद्रोह भी 44 में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज को नियंत्रण लेने में 1 नवंबर 1858 में घोषणा किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांत से गोरखा, सिख और पंजाबी इन सब को चुना था, क्योंकि ये सब साथ दिए थे। ब्रिटिश लखनऊ में अपना जीवन कौन खोया था? तो लखनऊ में जनरल नील भी खोया है, हैवलॉक भी खोया है। हैवलॉक की मृत्यु तो उन्हें होवे किया था। हेनरी लॉरेंस भी खोया है। फिर आधुनिक इतिहासकार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था बीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सही नहीं है? तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। ये बात गलत है, बाकी सब सही है। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन थे। मंगल पांडे कहाँ से थे? तो बैरकपुर से थे। इलाहाबाद से संग्राम के नेता लियाकत अली था।